सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा आयोजित इस तिब्बत जन जागरूकता अभियान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप सभी को ज्ञात है, भारत तिब्बत सहयोग मंच विगत 23 वर्षों से तिब्बत की आजादी और पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है। लोगों में जन जागरण और चेतना पैदा कर रहा है, मानवता के पक्ष में अपनी बात को मजबूती के साथ सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच न केवल भारत में अपितु एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपना जगह बना चुका है, जिससे लाखों स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं और रात दिन तन मन धन से इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। भारत तिब्बत सहयोग मंच का यह दृढ़ विश्वास है कि अगर विश्व में शांति, समन्वय, सद्भाव और बंधुत्व की भावना बनी रहेगी तो मानवता बची रहेगी और संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास व उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तिब्बत की आजादी, पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के साथ ही साथ मानवता की रक्षा के लिए एक बृहद सामाजिक जन जागरण करना है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम समाज को आत्मनिर्भर भारत और उन्नत भारत अभियान के प्रति प्रेरित करने के साथ ही साथ लोगों को चीन की विस्तारवादी तथा अमानवीय नीतियों से भी परिचित करवाए, ताकि चीन के कुकृत्यों को विश्व पटल पर भी उजागर किया जा सके। तिब्बत जन जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका अमूल्य सहयोग अपेक्षित है। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पिछले हफ्तों रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जी डी बख्शी जी ने तिब्बत की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है विषय पर संस्कृत मंत्रालय भारत में सलाहकार के तौर पर सेवारत प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी ने तिब्बत की स्थिति और भारत की भूमिका विषय पर तिब्बती युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गोनपो धुंदुप जी ने तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था विषय पर तथा तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक पूर्व समन्वयक श्री जिग्मे सुल्किम जी ने निर्वासित तिब्बतियों की दशा और दिशा विषय पर तिब्बती राजनीतिक एवं सीटीए में सुरक्षा मंत्री गैरी डोल्मा जी ने तिब्बती जन क्रांति विषय पर रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल दुबे जी ने तिब्बत की चीन की भारत तिब्बत नीति विषय पर निदेशक मंडल और काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के अध्यक्ष डॉक्टर डॉक्टर ए आदित्यन जी ने तिब्बत का भविष्य क्या विषय पर अपने व्याख्यान दिए। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी से अनुरोध है कि आप भारत तिब्बत सहयोग मंच की आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य देखें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये छोटा सा योगदान तिब्बत जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज परिसंवाद श्रृंखला की 16वीं कड़ी में भारत तिब्बत के सांस्कृतिक संबंधों में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर लखनलाल खरे जी। आप हिंदी के विद्वान हैं। आप शासकीय महाविद्यालय शिवपुरी मध्य प्रदेश में प्राचार्य के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन सर। नमस्कार। आदरणीय श्रीवास्तव जी, आदरणीय डॉक्टर रवि गौड़ जी और इस मंच से जुड़े हुए समस्त प्रबुद्धजन, श्रोता बंधु, आज ये मेरा दुर्भाग्य है, सौभाग्य तो मैं बाद में कहूँगा। दुर्भाग्य ये है कि आज मैं अपनी पथरी के दर्द के कारण पीड़ित हूँ और मुझे बोलने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है। हो सकता है कि पूरे समय मैं इस मंच पर उपस्थित ना भी रह सकूं, और प्रसन्नता यह है कि मुझे आदरणीय रवि गौड़ जी ने इस मंच से जोड़ा और इस मंच के माध्यम से आप सबसे जोड़ा। साथियों, यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास तिब्बत की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। प्रयास तो प्रयास है, समूचे विश्व में और बड़े पैमाने पर इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हमसे और आपसे अधिक प्रयास वे तिब्बती कर रहे हैं जिनकी स्वतंत्रता छीन ली गई, जिन्हें बंधक बना लिया गया। लेकिन उनके साथ जो मानवतावादी दृष्टिकोण वाले देश हैं,
उन सबकी सहानुभूति है और वे नैतिक और भौतिक रूप से इनकी स्वतंत्रता में अपना सहयोग कर रहे हैं। यह मंच भी ठीक उसी प्रकार से सहयोग कर रहा है जिस तरह से गिलहरी के रजकण का सहयोग सेतु बंध में मिला था। और मुझे मिलता है कि जब वह सेतु बंध बनाया जा रहा था तो उन बड़े बड़े प्रस्तर खंडों की अपेक्षा श्री राम ने उस गिलहरी के उन छोटे कणों को बड़ा महत्व दिया था। और वैसा ही महत्व ये इस मंच का मेरी दृष्टि में है। मैं इस मंच को नमन करता हूँ, इसको साधुवाद देता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। साथियों, सर्दियां जब आती हैं तो प्रत्येक छोटे बड़े शहरों में दुकानें सज जाती हैं। शाल, स्वेटर, ऊनी वस्त्र और बच्चे बच्चे की जबान पर ये होता है कि तिब्बतियों की दुकानें आ गई। भले ही उनमें तिब्बती हों और उनके साथ नेपाली भी हों, लेकिन लोगों की दृष्टि में वह सब तिब्बती ही है। और ये तिब्बती भी हमारे अन्य प्रदेशों के अपेक्षा बड़े सस्ते दर में और गुणवत्ता युक्त वस्त्र हमें पहना कर जाते हैं। हमारा तिब्बतियों से केवल और केवल इतना नाता है, इससे आगे हम नहीं जानते। एक आम आदमी नहीं जानता कि आज एक आम तिब्बती किन परेशानियों को झेल रहा है, उसके अस्मिता को किस प्रकार चोट पहुंचाई जा रही है, वह किस प्रकार से अपमानित हो रहा है, उसकी समूची संस्कृति को किस प्रकार से खोखला बनाया जा रहा है। इन सब बातों को वह नहीं जानता। वह अगर जानता है तो केवल और केवल इतना कि तिब्बतियों की दुकानें सज गई हैं और हमें वहां से गर्म कपड़े खरीदना है। ये बड़ी विडंबना है। तिब्बत, जैसा अभी भाई श्रीवास्तव जी ने बताया, कि कभी चीन का अंग नहीं रहा। ये सच है। 7वीं 8वीं शताब्दी से तिब्बत अपने आप में स्वतंत्र रहा। राजसत्ताएं भले ही बदलती रही हों और कालांतर में भारत ने भी अपने देश की मजबूरी वश चीन की उस स्वायत्तता को सहमति प्रदान की हो, परंतु वह कसक, वह दर्द कहीं ना कहीं हम भारतीयों में तो है। अब वो राजनयिक स्तर की बात है, राजनीतिक जाने। मैं यहां पर वो राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। इतना अवश्य है कि मैं उन तिब्बतियों के धैर्य को नमन करता हूं जिनके निर्वासित धर्मगुरु और राजनीतिक गुरु दलाई लामा हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहकर और संघर्ष कर रहे हैं। आज तिब्बत की स्थिति यह है कि चीन ने वहां की संस्कृति को मिटाना प्रारंभ कर दिया है। वहां के जो बौद्ध धर्म के बड़े बड़े मठ थे वो गिराए जा रहे हैं। चीन का अपना धर्म उन पर थोपा जा रहा है। उन महिलाओं को चीनी युवकों से विवाह करने के लिए बाध्य किया जा रहा है ताकि कालांतर में धीरे धीरे वहां चीनी नस्लें उत्पन्न हो सके और समूचे तिब्बत पर भी अपना कब्जा कर सके। बहुत दूरदर्शिता से काम ले रहा है चीन। इसका प्रतिरोध भी हो रहा है, लेकिन जिस गति से चीन अपनी नापाक हरकतें कर रहा है, प्रतिरोध का यह स्वर उतना ही धीमा है। और मुझे ये भय है कि आगामी 5-10 वर्षों में
आज तो वह अपना स्वायत्त क्षेत्र बनाए हुए है, लोगों को दिखाने के लिए, समूचे विश्व को दिखाने के लिए। लेकिन मुझे भय ये है कि आगामी 10-20 सालों में तिब्बत का नामो निशान कहीं संसार के मानचित्र से ना हट जाए, उसकी जगह चीन का नाम चस्पा ना हो जाए। यदि ऐसे ही हालात रहे तो भारत और तिब्बत का जो सांस्कृतिक संबंध है बड़ा पुराना है। भारत का बुद्ध धर्म भले ही अपने मूल निवास से निर्वासित हो गया हो, लेकिन विदेशों में इस धर्म को हाथों हाथ लिया गया। तिब्बत हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, थाईलैंड हो या चीन हो या अन्य देश हो, इन सब में यह धर्म पर्याप्त फला फूला। विडंबना यह है कि आप देखें कि मेरी दृष्टि में विश्व के जितने भी धर्म हैं, कोई धर्म अखंड नहीं रहा, खंड खंड हो गए। यहां तक कि हमारा हिंदू धर्म भी आप देख कई संप्रदायों में बढ़ गया। शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय, राम संप्रदाय, ये भी सब संप्रदायों में बढ़ गए। अब वो ऐसी स्थिति नहीं है कि शैव और वैष्णव आपस में लड़े। अब तो हमारा हिंदू भी शैव को भी उतना ही आदर देता है जितना वैष्णव को। लेकिन वह समय देखिए जब केवल इन संप्रदायों के आधार पर युद्ध हुआ करते थे और हो जाया करते थे। क्रिश्चियन वो भी दो धर्मों से 20 धर्मों में बट गया, 20 संप्रदायों में बट गया। इस्लाम सब जानते हैं, शिया और सुन्नी, और उनमें भी कई संप्रदाय हो गए। और ठीक इसी प्रकार ये बौद्ध धर्म जितनी तेजी से विश्व में फैला, उतनी ही तेजी से इसके भी टुकड़े हुए। ईसा के 249 वर्ष पूर्व अशोक ने बुद्ध धर्म की तीसरी संगति की, और उसका तात्पर्य यही था कि बौद्ध धर्म में जो प्रकृतियां आ रही हैं, उन सबको दूर करके इसे कैसे इसका एकीकरण किया जाए। लेकिन वो सफल नहीं हो सके। बुद्ध धर्म में दो स्पष्ट विभाजन हुए। जिन्होंने बुद्ध को अवतारी पुरुष माना, जिन्होंने बुद्ध को मूर्तियों के रूप में स्वीकार करने का प्रयास किया, मूल धर्म वालों ने उनको हटा दिया। जब हटा दिया तो वो जो हटे हुए लोग थे, अपमान से व्याकुल थे, पीड़ित थे, उन्होंने अपने आप को कहा कि ये तुच्छ है, हीन है। जिन्होंने हटाया उनको उन्होंने नाम दे दिया हीन, और स्वयं को अपना नाम दे दिया महा। इस तरह वो महायान और हीनयान में दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। हमारे यहाँ ही ये सब घटनाएं हुई, लेकिन इसका प्रभाव उन देशों में पड़ा जहां जहां बौद्ध धर्म स्थापित था, और तिब्बत में भी इनका प्रभाव पड़ा। जो मूल धर्म था वो तो भगवान बुद्ध के मूल सिद्धांतों को मानता था। वो ये मानता था कि भगवान बुद्ध कोई अवतारी पुरुष नहीं है, कोई महापुरुष नहीं है। उनके जो उपदेश हैं, जो उन्होंने कहा है, बस उन पर चलो, उसी में जीव का कल्याण है। लेकिन ये यहाँ तक नहीं रुके। जो दूसरा वर्ग था, उन्होंने कहा नहीं, जब तक हम उन्हें आदर के साथ पूजेंगे नहीं, उन्हें मानेंगे नहीं, तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। तो मूल धर्म वालों ने उनको हटा दिया और उन्होंने गर्ववश अपने आप को महा बना लिया। महायान और हीनयान, ये दो वहां से प्रारंभ हुए। और फिर इस महायान और हीनयान से तो आप सबको विदित है कि वज्रयान, सहजयान, मंत्रयान, तमाम यान चले। इनका प्रभाव तिब्बत पर भी पड़ा। तिब्बत में आज
हाँ, जो धर्म है वो तिब्बती बौद्ध धर्म कहलाता है। उसकी मूल जड़ें कहाँ हैं? भारत में। और ऐसा नहीं है, वहां पर जिस रूप में बौद्ध धर्म अपनाया गया, जिस रूप में बौद्ध धर्म को मान्यता दी गई, वो सारा का सारा भारत से गया, भारत से लिया गया। यहां तक कि वहां आज जो प्रतिमाएं हैं वे प्रतिमाएं भी भारत से गई। आज के कार्यक्रम के लिए जब मैं राहुल सांकृत्यायन की उस पुस्तक का अध्ययन कर रहा था तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य मुझे प्राप्त हुए उसमें से। और ये देखें कि राहुल सांकृत्यायन यहाँ की जो विकृतियां वहां पर पहुंची और उन विकृतियों में से भी और विकृतियां उत्पन्न हुई, किस ढंग से विश्लेषण करते हैं। निस्संदेह पुस्तक पठनीय है, पढ़ना चाहिए। अब ये 1936 में प्रकाशित हुई थी, जो दुर्लभ अप्राप्त है, लेकिन नेट पर सहज उपलब्ध है, पढ़ें। तो साथियों, किसी भी संस्कृति का जो मूल आधार होता है वह होता है धर्म। वहां की कला, वहां की भाषा, वहां के विचार, वहां की परंपराएं, ये सब मिलकर उस संस्कृति को बनाती हैं। संस्कृति शब्द मूलतः क्र उपसर्ग लगकर बनी है और इसका तात्पर्य होता है करना। अब ये तीन शब्द हैं, प्रकृति, संस्कृति और विकृति। ठीक उसको यूं इस प्रकार समझें कि जो प्रकृति है वो अपना मूल आधार है, उसका किसी भी विचार का, किसी भी वस्तु का मूल आधार है। और जब हम उसको तराशते हैं तो वो संस्कृति बन जाती है, संस्कृत करते हैं उसको, परिष्कृत करते हैं। लेकिन जब उसमें शनै शनै खराबी आने लगती है तो वो विकृति बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जैसे एक अनगढ़ हीरा किसी हीरे की खदान से प्राप्त हुआ तो वो अपने मूल रूप में है, हमने उसे तराशा, संस्कृत किया, परिष्कृत किया, वो संस्कृति है। और उसके पश्चात फिर उस संस्कृत किए हुए हीरे में अनेक विकृतियां आ जाएं, उसमें काट छांट कर दी जाए, उसमें और गड्ढे कर दिए जाए, उसको गलत स्थान पर रख दिया जाए, उसका दुरुपयोग कर दिया जाए, ये विकृति है। इसी प्रकार केवल तिब्बत के बौद्ध धर्म में नहीं, विश्व के सभी धर्मों में ये तीनों स्थितियां बनती हैं। तिब्बत में आज जो धर्म है वह भी इन तीनों स्थितियों से गुजर रहा है। बौद्ध धर्म की प्रधानता है, वहां पर बौद्ध मठ हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, और जो वहां पर ताड़पत्रों पर जो लिखा हुआ है उनका अध्ययन करते हैं, तमाम शिष्य हैं। एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा भारत और तिब्बत की सांस्कृतिक परंपरा के संबंध में। हमारे यहाँ भगवान के ऊपर चंवर चंवर डुलाते हैं सिंहासन पर, तो इस पर सिख संप्रदाय में भी वो अपने गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर चंवर डुलाते हैं। तो ये जो चंवर है वो चंवर हमारे और तिब्बत के बीच में एक सांस्कृतिक संबंध को दृढ़ करने वाला सेतु है। ये किससे बनता है? हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो कपिला गाय होती है उस कपिला गाय की पूंछ के गुच्छ से वो चंवर बनती है, जिसे चांदी के डंडे में उसको तैयार किया जाता है। ये कपिला गाय वस्तुतः क्या है? यहाँ तिब्बत में जो याक होता है, जो वहां का प्रमुख पशु है, नेपाल तक उसका धावा होता है। नेपाल में भी याक है,
तिब्बत में भी याक है। तो उस याक पशु के पूंछ का जो गुच्छ होता है, ये वही गुच्छ है जो भारत आता है और भारत में उसको तराश कर चांदी के गुच्छों में तैयार करके उसको चमर बनाते हैं। ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संबंध का सेतु है। धर्म तो है ही, इसके अतिरिक्त जो कलात्मक वस्तुएं हैं, वो कलात्मक वस्तुएं जो हमारे यहाँ से वहां गई हैं, पुस्तकें जो हमारे यहाँ से वहां गई हैं, बौद्ध साहित्य जो हमारे यहाँ से वहां गया है, उसका अनुवाद हुआ है। और ऐसा नहीं है, तिब्बत में भी जो साहित्य है, जो ताड़ पत्थरों पर लिखा गया है, राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कि वहां मठों के मठों में ताड़ पत्थरों की दुर्लभ पांडुलिपियां रखी हुई हैं। हजारों पांडुलिपियों का तो अध्ययन राहुल सांकृत्यायन ने किया है, सैकड़ों नहीं हजारों। 3-3 बार उन्होंने यात्रा की वहां, और उन्होंने पाया कि इनमें जो है वह भारत से के विचारों से, भारत के धर्म संबंधी विचारों से कोई अलग नहीं है। ये एक सांस्कृतिक सेतु ये भी है। साथियों, हमें बोलना बहुत था, लेकिन हम बस यहीं अपनी वाणी को विराम देंगे, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य अब इजाजत नहीं दे रहा है। और मुझे क्षमा करेंगे, भविष्य में फिर हमें सेवा का अवसर प्राप्त होगा तो मैं फिर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि अगर जब भी कभी इस पटल पर आऊं तो केवल उस समय तक 1 घंटे के लिए मुझे स्वस्थ रख ले, बाकी हमें भले ही बीमार कर दे। बहुत बहुत नमस्कार आप सबको, मुझे आपने स्थान दिया, आपका बहुत बहुत आभार। जी सर। अगर कुछ जिज्ञासाएं हैं सर, के 1-2 जिज्ञासाएं हो जाएं, पूछ लूं मैं? हाँ आदेश है हाँ, हाँ पूछिए। सर। जैसे कि हमारे यहाँ जो सिद्ध थे, सिद्ध, तो उनका और बौद्धों का क्या संबंध था, बौद्ध से क्या संबंध था? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं इसको शामिल भी करने वाला था अपने व्याख्यान में, जो नहीं कर सका। वस्तुतः हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो नाथ संप्रदाय पुस्तक है, उसमें उन्होंने बड़े विस्तार से सिद्धों का स्थान, सिद्धों की कार्य प्रणाली, इन सब पर प्रकाश डाला है। और राहुल सांकृत्यायन का तो मानना ये है कि जितने भी सिद्ध हैं उनका प्रारंभ ही तिब्बत से हुआ है, और तिब्बत से ही ये सिद्ध भारत आए हैं। इनके नाम के पीछे पा लगा होता है, सबरपा, सहरपा। पा से तात्पर्य होता है विद्वान, ऐसा विद्वान जिसने उन वाणियों को बताया लोगों को। लेकिन अब जो 84 सिद्ध माने गए हैं, बताए गए हैं, समूचे 84 सिद्धों के नाम तो प्राप्त होते हैं, लेकिन जो उनकी वाणियां हैं, मात्र 14 वाणियां, 14 सिद्धों की ही वाणियां होती। इन सिद्धों ने भी अपने साहित्य के द्वारा भारत और तिब्बत के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया है। हमारे यहाँ जो वीर गाथा काल के पश्चात एक छोटे से भाग में सिद्ध और नाथ संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। सिद्ध और नाथ संप्रदाय का जो साहित्य है, उस साहित्य पर ही हमारे हिंदी साहित्य की भवन खड़ा हुआ है, उस नींव पर। क्योंकि सिद्ध और नाथ, इनका जो साहित्य है, जो अटपटी वाणियां हैं, उन अटपटी वाणियों का से ही इनका भक्ति काल का मार्ग प्रारंभ होता है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। जी सर। जी। तिब्बत की आजादी के लिए युवा क्या कर सकता है, युवा की क्या भागीदारी हो सकती युवा यही कर सकता है कि इस तरह के छोटे छोटे आयोजन करे, और इन छोटे छोटे आयोजनों के द्वारा लोगों का ध्यान आकर्षित करे कि भाई इन पर जो अत्याचार हो रहा है, इसके विरुद्ध आप अपने मन में आक्रोश पैदा करें।
और यदि युवा लोगों के भीतर वह आक्रोश पैदा करने में सफल हो गया तो निस्संदेह ये छोटे छोटे आंदोलनों से एक दिन एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। ठीक उसी प्रकार से कि छोटे छोटे जो नाले हैं, नदियां हैं, ये मिलकर एक बड़ा समुद्र का निर्माण करती हैं। ये युवा कर सकता है। और युवा के पास है क्या? कोई राजनीतिक शक्ति उसके पास है नहीं, कोई बड़ा मंच उसके पास है नहीं। बस यही कर सकता है कि इस प्रकार के छोटे छोटे आयोजनों से लोगों का ध्यान आकर्षित करे और उनके मन में तिब्बतियों के प्रति सहानुभूति पैदा करे। जैसे सर कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम में त्रिविष्टप का नाम दिया है, त्रिविष्टप का, और हमारे पुराणों में इस तरह से त्रिविष्टप नाम दिया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो कैलाश मानसरोवर है वहाँ पर जो उनका माना जाता स्थान, तीर्थ स्थान माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म के लिए जो है वो तीर्थ स्थान है, भारत देश के लिए एक तीर्थ स्थान है कैलाश मानसरोवर। तो वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि जो है वहाँ पे अपने पूजा अर्चन जो भी है सब करते रहते थे। तो सर इस वजह से भी क्या सांस्कृतिक जो संबंध हमारे इस वजह से भी पुराने हैं, और सांस और इसको किस तरह से जो है भारत देश के जो युवा हैं और जो लोग हैं, और इसको किस तरह से हम एक एकता के रूप में हम इसको बांध सकते हैं, देख सकते हैं। जे आपने जो त्रिविष्टप का नाम लिया है, ये जी त्रिविष्टप या त्रिविष्टप दोनों ही जी एक चीज है। कहीं कहीं त्रिविष्टप भी मिलता है, कहीं कहीं त्रिविष्टप भी मिलता है। और ये जो शब्द है ये हमारे यहाँ के जो त्रिदेव हैं उन्हीं का प्रतीक है। तिब्बत जिसे संसार की छत कहा जाता है, तिब्बत से सूर्य का प्रारंभ होता है। तिब्बत हिमालय के नजदीक है, तिब्बत हिमालय की गोद में बसा है। और हिमालय का और हिमालय के विशेष रूप से मानसरोवर, वहाँ के जो कैलाश पर्वत है, इनका हमारे यहाँ बड़ा महत्व है। और इनका जो हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में महत्व है, उसको तिब्बत में भी मान्यता प्राप्त है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, हमारे जो गोदावरी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रारंभ है वह तिब्बत से ही माना गया है। और ब्रह्मपुत्र को हमारे यहाँ नदी नहीं बल्कि नद की संज्ञा प्रदान है। इस प्रकार से इन सरताओं के द्वारा, इन पर्वतों के द्वारा और इन देवियों देवी देवताओं के द्वारा हमारे सांस्कृतिक संबंध सूत्र तिब्बत से जुड़े हुए हैं। एक चीज है कि जैसे हमारे यहाँ नालंदा बौद्ध विहार था, वहाँ पे वो विश्वविद्यालय बनाया गया था अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए। और वहाँ पे मुझे लगता है कि लाखों से अधिक पुस्तकें थी उस लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी वो। तो उसमें सिर्फ क्या जो है बौद्धों का ही योगदान उसमें था, या कि भारतीयों का भी योगदान था उस विश्वविद्यालय को बड़ा बनाने में, स्थापना? हाँ, विश्व में 3 स्थानों पर नालंदा उपस्थित है। एक तो भारत में है ही, एक तिब्बत में है और एक श्रीलंका में है। तिब्बत का जो नालंदा स्थान है उसका तात्पर्य ये नहीं है कि जिस प्रकार हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था वैसा ही कोई बड़ा विश्वविद्यालय तिब्बत में रहा होगा। लेकिन हमारे यहाँ विश्वविद्यालय होने के नाते जो हस्तलिखित पुस्तकों का भंडार था, वो हस्तलिखित ही हुआ करते थे उस समय। कोई छापा खाने तो थे नहीं, या तो ताड़पत्र पर लिखे जाते थे, भोजपत्र पर लिखे जाते थे। कालांतर में मसी का आविष्कार भी हो गया तो उस मसी से भी लिखा जाने लगा। तो ये इस तरह के जो ग्रंथ यहाँ पर थे नालंदा में, उसी प्रकार के कुछ ग्रंथ तिब्बत में भी थे। तिब्बत में जो बौद्ध धर्म गया
वो वस्तुतः कहाँ से गया? भारत से ही। भारत से नेपाल, नेपाल से कुछ जो बौद्ध विद्वान हैं वो तिब्बत गए, वहां पर रहे, वहां पर अध्ययन किया। और उस समय जो देशाटन हुआ करता था, तिब्बत से भारत भी आते थे, भारत से, चूंकि उसकी जो सीमा है वो विशेष रूप से अपने भारत से लगी है, नेपाल से लगी है और तथा चीन से लगी है। उस समय तक हमारा और तिब्बत का जो सांस्कृतिक वैभव था, सांस्कृतिक संबंध था, बड़ा दृढ़ था। लेकिन कालांतर में धीरे 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 जिस प्रकार से चीन ने, अब आप देखिए यहाँ पर बड़ी विडंबना, तिब्बत ने, नेपाल बार बार आक्रमण करता था तिब्बत पर और ये बड़ा परेशान था, संधियां करता था बार बार तिब्बत, और बार बार संधियों में 5,000 नेपाली रुपयों को मांगा जाता था, देते देते बड़ा परेशान। तो उसने सहयोग मांगा चीन से और चीन ने उसको सहयोग दिया और सहयोग के साथ साथ उसको भी हड़प लिया। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ जो देसी राजे रजवाड़े थे, उन देसी राजे रजवाड़ों ने आपसी प्रतिद्वंदिता के चलते अंग्रेजों को बुलाया, मुसलमानों को बुलाया, उनसे सहयोग किया और उनने क्या किया? उसे सहयोग देने के बदले उसको ही हड़प लिया। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई चूहा किसी कुत्ते से कहे कि भैया मेरी रक्षा कर दे यार, ये बिल्ली तो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तो वो बिल्ली से तो रक्षा कर दे उसकी, वो खुद इसी को हड़प ले। यही हाल चीन ने तिब्बत के साथ किया और अब पूरा का पूरा उसको हड़पने के बाद लोगों की दिखाने के लिए, दिखावे के लिए उसको क्या कह दिया? ये स्वायत्त शासी प्रदेश, देश नहीं, चीन का स्वायत्त शासी प्रदेश बना लिया उसको, और अब अपनी चीनी संस्कृति वहां पर थोप रहा है। एक किसी विद्वान ने कहा है, यदि आपको किसी देश को नष्ट करना है तो कोई आवश्यक नहीं है कि उनके ऊपर आप तलवारें चलाओ, बम चलाओ, हथियार चलाओ, कोई आवश्यक नहीं है। केवल और केवल वहां की संस्कृति को नष्ट कर दो, वो देश अपने आप मर जाएगा और आपका गुलाम हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या हुआ? यही तो हुआ। हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक हमला किया गया शिक्षा के द्वारा, मैकाले के माध्यम से, हम उस हमले से आज तक उबर नहीं सके हैं। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो अपनी जो संस्कृति छोड़ गए हैं, इतने सालों के बाद भी हम उस पर निर्भर हैं। अब ये संस्कृति धीरे 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 धीरे, पहले तो इसका नगरीयकरण हुआ और धीरे धीरे ये पसार रही है पैर अपने गांव तक, और यदि गांव का व्यक्ति भी उसमें समूची रूप से आ गया तो फिर हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। हमारी, अभी हमने बताया जैसे हमारी संस्कृति के अंतर्गत हमारा खान पान, विचार, आचार विचार, ये सब हमारे यहाँ पहले हाथ पैर धोकर नीचे बैठकर खाना खाने का रिवाज था, बड़ा पवित्र माना जाता था वह भोजन। हम वो अन्न नहीं खाते थे, हम ईश्वर को समर्पित करने के पश्चात वो प्रसाद ग्रहण करते थे। अब कहाँ है वो? अब तो जूती पहनकर भी खा रहे हैं, खड़े खड़े भी खा रहे हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद में बताया गया कि खीर और दही माने खट्टा एक साथ नहीं खाना चाहिए। जो बफे सिस्टम में हो वहां तो खीर भी भक्षण कर रहे हैं, उसके साथ साथ दही भी खा रहे हैं, रायता भी खा रहे हैं। ये संस्कृति विलुप्त होती जा रही है। और ठीक उसी प्रकार से जो तिब्बत में है, आज चीनी अपनी संस्कृति है वो धीरे धीरे प्रवेश करा रहे हैं वहां पे। अब वो तो इतने निर्दयी हैं कि वो तो मार भी रहे हैं, वहां नरसंहार कर रहे हैं। वो वहां का जो युवा है, उस युवा को चीन अपनी संस्कृति के प्रति आकर्षित कर रहा है, अपनी शिक्षा दीक्षा दे रहा है। और यही डर है हमारे और आपके जैसे सजग लोगों को कि कहीं ना कहीं एक दिन चीन इसमें सफल ना हो जाए। जिस दिन सफल हो गया उस दिन वो खतरा हमारे लिए भी कम नहीं होगा।
चीन जो मानसरोवर की यात्रा करने जाते हैं जानते हैं कि कैसे कैसी मुश्किल से हम वहां पे जाते हैं। हमारे यहाँ जैन तीर्थंकर, प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ, उनका जो मोक्ष हुआ वो हिमालय पर हुआ। हम वहां जाना चाहते हैं लेकिन हम इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाते, और अगर तिब्बत भी उसका हो गया तब फिर भारतीय क्या करेंगे? भारतीय सुरक्षित नहीं रहेंगे। और हमारा और चीन का जो वैमनस्य है वो केवल और केवल उसका मूल कारण है तिब्बत। हमने तिब्बत को मान्यता दे रखी है, ठीक है, हम उनके निर्वासित धर्मगुरु और राजगुरु को अपने यहाँ शरण दिए हुए हैं। दलाई लामा एक संवैधानिक सीमा तक रहकर यहाँ से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं और ये चीन को अखरता है। और वो किसी ना किसी रूप में, चाहे कभी वो अरुणाचल प्रदेश को अपना बता देता है, चाहे कभी गलवान को अपना बता देता है, और कोई ना कोई बहाना लेकर वो हम पर आंखें दिखाता रहता है। और सच बात यह है, उसे ना तो हमारा अरुणाचल चाहिए ना गलवान चाहिए, उसे चाहिए तो केवल और केवल तिब्बत। वो जानता है कि अगर तिब्बत हमारे हाथ में आ गया तो हम फिर इस भारत के ऊपर तो दबाव बना ही लेंगे। विस्तारवादी नीति है उसकी, तो सब जानता है, पूरा संसार जानता है। और हाल के ही घटनाक्रम देख लें आप, उसने नेपाल में पैठ करनी चाहिए, उसने पाकिस्तान में पैठ करनी चाहिए, और यहाँ के चीन तो जन्मजात दुश्मन है ही हमारा, लेकिन अपना राजनीतिक हित साधने के लिए नेपाल ने भी हमसे हमारे ऊपर आंखें दिखाना प्रारंभ कर दिया। छोटा सा देश, हमारा बड़ा प्यारा देश, जन्मजात के हमारे संबंध, लेकिन वो भी हमसे खफा हो गया चीन के कारण। तो इन सब के बीच में, इन सब के पीछे जो मुख्य बिंदु है वो है तिब्बत, जिसे हम और हमने मान्यता दी 1959 से इसने आक्रमण कर दिया था और अपना बनाना प्रारंभ कर दिया था चीन ने। यहां पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब चीन से भाईचारा निभाने की बात कही तो उन्होंने ये कहा कि हम तिब्बत नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तुम तिब्बत नहीं छोड़ो, हम तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। और 62 का जो युद्ध है सबने देखी, तो वो अपनी नीतियां नहीं छोड़ सकता। इसीलिए यदि तिब्बत नहीं रहेगा तो भारत की अस्मिता भी नहीं रहेगी, उस पर भी आंच आएगी। हमारा पुरजोर प्रयास ये होना चाहिए कि तिब्बत की जो स्वायत्तता है, तिब्बत की जो अस्मिता है, वो किसी भी कीमत पर कायम रहे। तिब्बत बचेगा तो हमारी पूरी पूर्वोत्तर सीमा बचेगी, और पूर्वोत्तर सीमा बचेगी तो हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी संस्कृति का रक्षण होगा। सर, हमारे युवाओं के लिए कुछ संदेश है क्या आपका? जो आज के युवा, जो जैसे बहुत सारे युवा आज के तिब्बत के बारे में जानते ही नहीं है, या उनसे वो उस तरह से नहीं जानते, उनको सिर्फ इतना पता है कि दलाई लामा जी बस रहते हैं। वो भी बहुत लोगों को कम पता है कि धर्मशाला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो सर, ऐसी जन जागरूकता के लिए जैसे कुछ पाठ्यक्रमों में भी लाया जाए उसको, या किस तरह से ऐसा हो कि जो और जागरूक हो सके? प्रसन्नता की बात तो ये है कि हम जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी और इसकी जो मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ऐसा नहीं है कि वो इन बिंदुओं से अनभिज्ञ हो। सब जान रही है, उनकी जो विदेश नीति है उस विदेश नीति के प्रति भी जागरूक है। लेकिन इन सबको चाहिए भाई, जब वो डायरेक्ट आक्रमण, सीधा सीधा आक्रमण आप पर कर रहा है तो आप क्यों डर रहे हो? सीधा सीधा आक्रमण आप ही करो ना। और सिक्किम तिब्बत को लेकर आपकी जो नीति है वो स्पष्ट नीति होनी चाहिए। अब कभी कभी कुछ राजनीतिक गलतियां इस प्रकार से हो जाती हैं, हो सकता है क्योंकि वो तो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, उनके सामने उनकी क्या नीतियां हैं, उनके सामने हम और आप क्या
बता सकते हैं, सोच सकते हैं। अब उन निर्णयों में उनकी कितनी भूमिका रहती है, उनका क्या दूरदर्शी सोच रहता है, वो तो वो जाने। लेकिन एक साधारण सा पाठक, साधारण सा दर्शक जब अखबार पढ़ता है या टीवी पर देखता है तो कहीं ना कहीं वो प्रश्न उसके मन में कौंधते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन के उस तिब्बत के हिस्से को जो उसने स्वायत्तता दे रखी थी, स्वायत्त राज्य बना रखा था, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब क्या जरूरत थी उसको स्वीकारी देने की? नतीजा ये हुआ कि समूचे देश में एक निराशा भरा संदेश ये गया कि तिब्बत, भारत तिब्बत का रक्षक नहीं है, लावारिस छोड़े दे रहा है वो उसको। दलाई लामा के मन में भी यही बात आई कि हम जिस भारत को अपना समझकर यहाँ शरण लेने के लिए आए थे और हमें यहाँ से भी निराशा हाथ लग रही है। तो ये सारी बातें आज का जो जागरूक युवा है, भले ही वो 10% हो, जैसे आपने कहा कि कई लोगों को तो यही पता नहीं है कि दलाई लामा यहाँ पर रहते हैं, वो इनके धर्म गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं और धर्मशाला में रहते हैं। ये तो छोड़िए, अभी मैंने जैसे कहा था प्रारंभ में कि यहाँ का युवा, आप किसी जब ये आते हैं तिब्बती आते हैं, अपनी दुकानें सजाते हैं, लगाते हैं, आप जाइए वहां और जो वो गर्म कपड़े लेने के लिए जा रहे हैं उनका एक सर्वे करिए कि क्यों भाई आप क्यों यहाँ पर कैसे आए। वो कहेगा साहब गर्म कपड़े यहाँ पर क्यों आए, तिब्बती बेचते हैं। अच्छा ये कौन है तिब्बती? ज्यादा ज्यादा तो बता देगा कि यार तिब्बत देश के हैं तिब्बती। और क्या जानते हैं आप इसके बारे में? कहाँ है तिब्बत देश? तो स्वतंत्र है कि परतंत्र है? कुछ नहीं बता पाएगा, कुछ भी नहीं बता पाएगा। आप कभी भी सर्वे करके देखिए आप। हमारी विडंबना यही है कि हमने अपने पड़ोसियों को नहीं जाना। चलिए तिब्बत की बात छोड़ दीजिए, ऐसे कितने लोग हैं, कितने युवा हैं जो पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में जानते हैं। हम ये दावा करते हैं कि साहब भारत हमारा देश है और हम भारत को जानते हैं। क्या जानते हो आप? केवल और केवल उतना ही। हमें रवि जी बड़ा कष्ट होता है, कभी बड़ा दुख होता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं, मध्य प्रदेश में ही, और वो आदमी हमसे सवाल करता है कि ये शिवपुरी कहाँ है। माने वो मध्य प्रदेश का व्यक्ति ये नहीं जान रहा है कि शिवपुरी हमारे ही प्रदेश का एक जिला है। जब वो अपने प्रदेश के बारे में नहीं जान रहा है, अपने आसपास के बारे से बेखबर है, अपने प्रदेश के बारे में नहीं जान रहा है, तो समूचे भारत के बारे में कैसे जानेगा? कितने ऐसे लोग हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जानते हैं, जो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं, नागालैंड के बारे में जानते हैं, त्रिपुरा के बारे में जानते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे कितने लोग? इस पर भी आप सर्वे करिए तो आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी कि ये है आज की युवा पीढ़ी। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, हम संस्कृति से इसी प्रकार कटते जा रहे हैं। मिट्टी की तरह क्षरण होता जा रहा है हमारा संस्कृति से। हम जितने हमने संस्कृति की दुहाई दी, जितने हमने राष्ट्रवाद की दुहाई दी, इतने ही हम इनसे दूर होते जा रहे हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि अब देखिए, अभी जो बीच में बात आई थी, हमारे यहाँ उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भाजपा की सरकार है। पाठ्यक्रमों में कहीं भी ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने सीमावर्ती राज्य हैं, कितने कितने राज्य हमारे संवेदनशील हैं। हमारे चारों ओर जो छोटे छोटे राज्य हैं, ऐसा क्या हो गया था कि कभी एक जमाना था कि वो हमारे ही अंग थे, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक। ऐसा क्या हो गया जो कट गए? चलो ठीक है, अच्छा कट गए, लेकिन जो हमसे सांस्कृतिक एक रखते हैं, जिनकी हमारी और जिनकी सांस्कृतिक विचारधारा मिलती है,
वो हमसे दूर क्यों जा रहे हैं भाई? इस बात को पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाना चाहिए, वरना हायर सेकेंडरी करने के बाद लड़का क्या करता है? वो कहीं पीईटी की कोचिंग करता है, पीएमटी की कोचिंग करता है, इंजीनियरिंग की कोचिंग करता है, निकल जाता है तो चला जाता है 5 साल के लिए मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर में। एक आध परसेंट ऐसे विद्यार्थियों में होंगे जो साहित्य और संस्कृति से लगाव रखते होंगे, वरना 99% लोग जब ऐसे निकलकर बाहर आते हैं और अपने व्यवसाय में रम जाते हैं, फिर उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है आपकी संस्कृति से, आपके साहित्य से। और ऐसी युवाओं की फौज बढ़ती जाती है, फिर इनको संभालना बड़ा कठिन हो जाता है रवि भाई। ये प्रैक्टिकली बात, ये व्यवहारिक बात बता रहा हूं मैं आपको धरातल। तो ऐसे लोगों को इनके कॉलेज स्तर पर ही, चलिए हम कहते ठीक है आप डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्रीकल्चर से स्नातक हो रहे हैं, स्नातकोत्तर हो रहे हैं, वो ये कोई दिक्कत नहीं है। वैज्ञानिक बन रहा है, बड़ी बनिए। यहाँ पर कम से कम एक छोटी सी पुस्तिका भारत का सांस्कृतिक वैभव के नाम से तो पढ़ाई जा सकती है, और वो अनिवार्य करिए। ऐच्छिक रखेंगे तो कोई नहीं पढ़ेगा, अनिवार्य करिए। यही एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जिससे हम कम से कम कुछ युवाओं को प्रभावित कर सकते हैं और ईश्वर मोड़ सकते हैं। यही हमारा संदेश है युवाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारा जो है निमंत्रण स्वीकार किया और आपका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला, और आपके द्वारा जो है एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ साथ सांस्कृतिक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद और साथ ही साथ एक वैचारिक विमर्श, जो कि भारत की अस्मिता से जुड़ी हुई, जो चाहे पौराणिक सांस्कृतिक व्यवस्था रही हो, चाहे वो सीमा सुरक्षा की बात हो, चाहे वो आज के युवाओं की प्रगति की बात हो, अपनी परंपरा, संस्कृति और भी बहुत सारी जो चीजें हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, उन सब पर आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए सर आपका हम बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत आपको नतमस्तक होकर के हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवास्तव जी, आपका भी। और कल चित्रगुप्त जयंती है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत नमन आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय जय भारत।